हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ फेजेस ऑफ टीचिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार एक शिक्षक पाठ्य वस्तु का चयन करता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाठ्य वस्तु का सही प्रकार से प्रस्तुतिकरण कर सके और छात्रों को पाठ्य वस्तु के सही उद्देश्य तक पहुंचा सके, सही उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके और प्रभावशाली तरीके से किस तरह से पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाए, इसलिए पहले ही पाठ्य वस्तु का चयन कर लिया जाता है। इसमें नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु के अवयवों की क्रमबद्ध व्यवस्था। शिक्षण में पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसके तत्वों को तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तर्कपूर्ण ढंग से पाठ्य वस्तु के तत्वों की व्याख्या करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि पाठ्य वस्तु का यह क्रम मनोवैज्ञानिक ढंग से भी उपयोगी होगा। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्य वस्तु की व्याख्या सीखने के स्थानांतरण में सहायक होगी, यानी कि पाठ्य वस्तु में क्रमबद्धता आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक टॉपिक जो है पहले बता दिया और उससे रिलेटेड कोई टॉपिक बाद में बता दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उसमें क्रमबद्धता ज़रूरी है और यह क्रमबद्धता इस प्रकार होनी चाहिए कि वो मनोवैज्ञानिक ढंग से भी उपयोगी हो। शिक्षण की युक्तियों के चयन में शिक्षण उद्देश्यों को प्रधानता दी जाती है, जबकि विधियों में पाठ्य वस्तु को ही ध्यान में रखा जाता है। अध्यापक शिक्षा के समय छात्र अध्यापकों के इस कौशल के विकास पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि जब टीचर्स अपनी ट्रेनिंग भी लेते हैं तब भी इस कौशल के विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तभी वे शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल हो सकते हैं। चौथा है शिक्षण आव्यूह का विस्तार। शिक्षण व्यूह रचना का चयन करना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु तो शिक्षक को यह भी निश्चित करना होता है कि कक्षा शिक्षण के समय विभिन्न अवस्थाओं में वह किन युक्तियों तथा प्रविधियों को कब और कैसे प्रयोग करेगा, जैसे कब प्रश्न पूछेगा, कब भाषण देगा, कहाँ चार्ट तथा मानचित्र का प्रयोग करेगा, कहाँ श्यामपट्ट का प्रयोग करेगा, कहाँ मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षण की इन सभी क्रियाओं को स्पष्ट रूप में शिक्षक पूर्ण तत्परता स्तर पर ही निर्धारित कर लेता है, यानी कि शिक्षक को खाली सिर्फ इतना ही नहीं है कि केवल आव्यूह का विस्तार कर लिया और पाठ्य वस्तु का चयन कर लिया, खाली इतना ही नहीं है, उसको ये भी डिसाइड करना होता है कि वो कब प्रश्न पूछेगा और कब किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा, कहाँ पर उसको चार्ट तथा मानचित्र का प्रयोग करना अनिवार्य होगा और किस तरह के मूल्यांकन प्रश्न वह पूछेगा। उनको इन सारी चीज़ों की तैयारी पहले ही शिक्षक द्वारा कर ली जाती है। इसी को कहते हैं शिक्षण आव्यूह का विस्तार। नेक्स्ट है शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था, यानी इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। शिक्षण की अंत प्रक्रिया स्तर के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने पर करता है। इसमें पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। शिक्षण अंत प्रक्रिया स्तर पर शिक्षक छात्रों को अनेक प्रकार की शाब्दिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है, जैसे प्रश्न पूछना, सुनना, अनुक्रिया करना, व्याख्या करना तथा निर्देश देना आदि। शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था पर निम्नलिखित क्रियाएं प्रमुख रूप से होती हैं। पहला, कक्षा के आकार की अनुभूति। दूसरा, छात्रों का निदान। तीसरा है क्रिया तथा प्रतिक्रिया। इनमें निम्न बातें आती हैं। पहला, उद्दीपनों का चयन। दूसरा, उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण। तीसरा, युक्तियों का उपयोग तथा चौथा है युक्तियों का विस्तार। पहला, कक्षा के आकार की अनुभूति। जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है वह कक्षा के आकार का प्रत्यक्षीकरण करता है, उसकी दृष्टि पूरी कक्षा के छात्रों पर घूम जाती है। शिक्षक कक्षा के छात्रों के प्रत्यक्षीकरण के साथ ही यह पता लगा लेता है कि कौन से छात्र समस्या उत्पन्न कर सकते हैं तथा कौन से उसे शिक्षण में सहायता दे सकते हैं। इसी प्रकार छात्र भी शिक्षक के व्यक्तित्व के स्वरूप की अनुभूति करते हैं। यह अनुभूति प्रारंभ के कुछ सेकंड में ही हो जाती है। इस स्तर पर यह आवश्यक है कि शिक्षक को शिक्षक की तरह लगना चाहिए, उसकी वेशभूषा तथा व्यवहार प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि ये वो समय होता है जब कक्षा के अंदर टीचर ने एंट्री करी और वो उसी टाइम कक्षा के आकार को देख लेता है कि किस तरह के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं और किस तरह का बच्चों का व्यवहार है। इस स्तर पर ज़रूरी है कि शिक्षक प्रभावशाली बना रहे और अपना वेशभूषा और अपने व्यवहार का ध्यान रखे। दूसरा है छात्रों का निदान। कक्षा के आकार की अनुभूति के बाद
शिक्षक यह मालूम करता है कि छात्रों का स्तर क्या है, विषय के संबंध में पूर्व ज्ञान कितना है। इस प्रकार शिक्षक मुख्य रूप से तीनों पक्षों में निदान करने का प्रयास करता है, जैसे छात्रों की क्षमताएं तथा योग्यताएं, छात्रों की अभिवृद्धि एवं अभिरुचियां, छात्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि शिक्षक अपने प्रश्नों के माध्यम से ये जानने की कोशिश करता है कि छात्रों की कितनी क्षमताएं और कितनी योग्यताएं हैं, उसमें पाठ्य वस्तु के प्रति पूर्व ज्ञान कितना है, और उनके इस प्रकार वह छात्रों का निदान करने की कोशिश करता है। मतलब वो डायग्नोज करता है कि यहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, बच्चों को क्या सीखने की आवश्यकता है। साधारणतः शिक्षक प्रश्नों की सहायता से इन्हीं पक्षों की जानकारी करता है। नेक्स्ट है स्वोप, क्रम तथा अनुक्रियाएं। शिक्षण के अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं उनको प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, स्वोप क्रम तथा अनुक्रिया। ये दोनों क्रियाएं छात्र एवं शिक्षक के मध्य संपादित होती हैं, जिसे शाब्दिक अंतःक्रिया कहा जाता है। शिक्षक कुछ क्रियाएं प्रारंभ करता है, उनके प्रति छात्र अनुक्रिया करता है, अथवा छात्र की प्रारंभ करने पर शिक्षक अनुक्रिया करता है। इस प्रकार शिक्षण की अंतर प्रक्रिया चलती रहती है। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे अब टीचर ने अपना टीचिंग स्टार्ट करी है तो वो बच्चों को कुछ स्टिमुलेशन इस तरह से देगा, इस तरह से क्वेश्चन करेगा, जिससे दोनों में अंतःक्रिया यानी वर्बल इंटरेक्शन होता रहता है। यानी टीचर क्वेश्चन करता है, बच्चा उसका आंसर करता है, उसके प्रति अनुक्रिया करता है। इस तरह से टीचिंग चलती रहती है। थैंक यू।